इसके कॉर्पोरेट वाइड फ्रेमवर्क है, इंटरनली लीगली बाइंडिंग रूल्स अक्रॉस ऑल कंपनीज और ऑल कंपनी एंटिटीज। ठीक है, कंपनी की जितनी एंटिटीज है उसमें एक लीगल बाइंडिंग है। अप्रूवल प्रोसेस क्या है? मस्ट बी अप्रूव्ड बाय अ सुपरवाइजरी अथॉरिटी। जो आपकी बीसीआरस हैं ये अप्रूव्ड होने चाहिए। जो आपकी जो मेंबर कंट्री है या जो आपका जो भी कंट्री है यूरोप, उसकी जो सुपरवाइजरी अथॉरिटी है जो इंडिपेंडेंट है, उससे ये अप्रूव होनी चाहिए। सॉरी। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या है? ये इनेबल करती है लॉफुल ग्लोबल डाटा ट्रांसफर्स को, इंश्योर करती है डाटा प्रोटेक्शन को अक्रॉस ऑपरेशंस। एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल नंबर 1 में कह रहे हैं कि एन ईयू बेस्ड मल्टीनेशनल ट्रांसफर एम्प्लॉयर डाटा टू ऑफिसेस इन ब्राजील एंड जापान यूजिंग बीसीआर दैट मीट जीडीपीआर। एक यूरोप बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है, वो ट्रांसफर कर रही है एम्प्लॉयर डाटा को अपने ऑफिस में जो कि ब्राजील में है, जापान में है, यूजिंग बीसीआरस। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है कि IBM implemented BCRs to transfer personal data between its global identity entities. These include safeguards, audit, and accountability. Welcome to Global Information Security Society for Professional of Pakistan. अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा सेशन है GDPR लेक्चर 3 और हम कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज़ को और हम उसी तरह चैप्टर्स और आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं। अच्छा, मेरा नाम सैयद अरसलान है। मैं एज अ साइबर सिक्योरिटी GRC कंसल्टेंट रियाज में इस वक्त एक कंसल्टिंग फर्म के साथ अटैच हूँ। आप मुझे लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले हमने जो GDPR सीरीज़ 1 की है, GDPR सीरीज़ 2 की है और हमारे ये यूट्यूब चैनल पे GISPP के नाम से आप हमारा जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वहाँ अपने फीडबैक भी दे सकते हैं और वहाँ अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। अच्छा, अभी तक जो हमारे सेशंस हो चुके हैं वो NCA ECC का जो वर्जन है 2018 और जो ECC का वर्जन 2024 है उसके डिफरेंस के बारे में हुआ था फर्स्ट सेशन। ये हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हुआ है। सेकंड सेशन था हमारा सामा साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क पे, ये भी अपलोड है वहाँ। थर्ड जो हमारा लेक्चर था ये हमारा GDPR सीरीज का स्टार्ट था, जिसमें हमने जो GDPR यूरोपियन डाटा प्रोटेक्शन की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसको इन्फोर्स करवाते हैं, कुछ की टर्म्स देखी थी। फिर जो हमारा फोर्थ सेशन था बेसिकली वो हमने GDPR का लेक्चर 2 था, जो कि हमारे चैनल पर अपलोड है, जिसमें हमने प्रॉपर चैप्टर्स और आर्टिकल्स स्टार्ट किए थे और उसमें हमने तकरीबन 1 to 34 आर्टिकल्स पढ़े थे। और आज का हमारा सेशन उसी की कॉन्टिन्यूअल सीरीज है। हम फर्दर अपने लेक्चर्स देखेंगे। अच्छा, हमारे अपकमिंग प्लान्स में है आफ्टर कंप्लीटिंग GDPR सीरीज हम PDPL को देखेंगे और उसके बाद हम सामा की सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें माइटी गवर्नेंस, काउंटर फ्रॉड फ्रेमवर्क, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी फ्रेमवर्क को देखेंगे। फिर NCA की सीरीज में हम क्रिटिकल सिस्टम्स को देखेंगे, डाटा साइबर सिक्योरिटी, सोशल मीडिया, टेलीवर्क, नेशनल क्रिप्टोग्राफिक स्टैंडर्ड्स, सब ये एप्लीकेबल हैं सऊदी अरब में। थर्ड पार्टी वेंडर रिस्क मैनेजमेंट को देखेंगे, ISO 27001 का 2013 का वर्जन और 2022 के वर्जन का की डिफरेंस देखेंगे। ISO के जो स्टैंडर्ड्स हैं, BCM जो बिजनेस कॉन्टिन्यूटी मैनेजमेंट या प्राइवेसी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, इसे देखेंगे। PCI DSS के जो लेटेस्ट वर्जन है 4.0, इसे देखेंगे और स्विफ्ट के स्टैंडर्ड को देखेंगे। आज के सेशन में हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने प्रॉपर स्टार्ट किया था अपने GDPR को। टोटल इसमें 11 चैप्टर्स हैं और 99 आर्टिकल्स हैं। हमने जो चैप्टर्स पढ़े थे अभी तक आर्टिकल्स 1 to 34 पढ़े और आज हम कोशिश करेंगे फर्दर आर्टिकल्स 35 to 70 आर्टिकल्स को कवर करने की कोशिश कर लें। और इसमें चलें आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं।
अच्छा, आर्टिकल नंबर 46 है ट्रांसफर सब्जेक्ट टू अप्रोप्रिएट सेफगार्ड्स। अच्छा, if there's no advocacy decision, personal data can still be transferred outside the EEA if appropriate safeguards are in place to protect it. अगर हमारे पास कोई एडुकेसी डिसीजन नहीं है तो हम पर्सनल डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं ईईए से बाहर अगर हमारे पास अप्रोप्रिएट सेफगार्ड्स मौजूद हो। एग्जांपल्स देखते हैं, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉसेस, बाइंडिंग कॉर्पोरेट रूल्स। अभी भी हम इसे देख लेते हैं और फर्दर स्लाइड्स में हम इन्हें डिटेल में देखेंगे। अच्छा, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉजेस होती हैं आपकी प्री अप्रूवल लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं और ये इंश्योर करता है डाटा प्रोटेक्शन को। ठीक है, बीसीआरस कहते हैं आपकी जो इंटरनल रूल्स होते हैं फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज टू प्रोटेक्ट देयर डाटा। अदर मैकेनिज्म आता है, आप लीगल बैंडिंग करके आप इंश्योर कर सकते हैं कि आप अगर कोई डाटा पर्सनल डाटा को ट्रांसफर कर रहे हैं आउटसाइड द ईईए तो आप इन जो बाइंडिंग बीसीआरस और जो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉजेस है इनके थ्रू मेक श्योर कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? द रेसिपिएंट मस्ट फॉलो द सेफगार्ड, data subjects must have enforceable rights and effective protection. एग्जाम्पल देखते हैं, a company in France can transfer personal data to a partner in India by using standard contractual clauses to guarantee data security. एक कंपनी है फ्रांस में, वो अपने पर्सनल डाटा को अपनी पार्टनर कंपनी इंडिया में भेज सकती है थ्रू स्टैंडर्ड कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉसेस। फर्दर हम इसे डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं कि स्टैंडर्ड कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉसेस क्या होती हैं, बाइंडिंग कॉर्पोरेट रूल्स क्या होते हैं। और अच्छा, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉजेस होती है आर एग्रीमेंट्स दैट कंपनी यूज टू कीप पर्सनल डाटा से व्हेन इट्स शेयर्ड बिटवीन कंट्रीज। ये एक एग्रीमेंट होता है कि कंपनी जो है अपना पर्सनल डाटा को सेव करे, रखे अगर वो शेयर की जा रही है बिटवीन कंट्रीज। हमने एग्जांपल देखते हैं कि अ कंपनी इन द ईयू साइंस एंड एससीसी विद अ कंपनी इन द यूएस टू प्रोटेक्ट कस्टमर डाटा। एक कंपनी है यूरोप में, उसने स्टैंडर्ड कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉजेस साइन की विद अ कंपनी जो है अमेरिका के साथ ताकि वो कस्टमर डाटा को प्रोटेक्ट कर सके। बाइंडिंग कॉर्पोरेट रूल्स क्या हैं? ये बाइंडिंग कॉर्पोरेट रूल्स आर रूल्स a company create to safely share personal data within its offices in different countries. ठीक है, एक ऐसे रूल्स हैं जो कि कंपनी क्रिएट करती है ताकि वो सेफली पर्सनल डाटा को भेज सके विद इन इट्स ऑफिसेस, अपने ही ऑफिसेस में इन डिफरेंट कंट्रीज। फॉर एग्जांपल, एक ग्लोबल कंपनी है, वो यूज करती है बाइंडिंग कॉर्पोरेट रूल्स को ताकि वो शेयर कर सके अपने एम्प्लॉय डाटा को अपने ऑफिसेस के दरमियान अगर वो यूरोप और एशिया में है। तो ये मेन डिफरेंस है स्टैंडर्ड कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉसेस में और बाइंडिंग कॉर्पोरेट रूल्स में, कि इसमें जो एस सी सी में होता है कि ये जो आपके एग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें कंपनीज अपना पर्सनल डाटा भेजती है जब वो शेयर किया जाता है बिटवीन कंट्रीज। और बीसीआरस में आप पर्सनल डाटा को जब शेयर करते हो अपने ऑफिसेस में विद इन इट्स ओन ऑफिसेस इन डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, फर्दर हम इन्हें आर्टिकल 47 में बाइंडिंग कॉर्पोरेट रूल के बारे में ये है। फर्दर हम इसे देखते हैं, BCs allow multinational company to transfer personal data within their corporate group, including to non-EA countries, while complying with GDPR. BCRs अलाउ करता है मल्टीनेशनल कंपनीज को कि वो ट्रांसफर कर सके अपने पर्सनल डाटा को अपने कॉर्पोरेट ग्रुप के अंदर, जो कि हमने इस एग्जांपल में पढ़ा है कि अ ग्लोबल कंपनी यूजेस बीसीआर टू शेयर एम्प्लॉय डाटा। एक ग्लोबल कंपनी है, वो बीसीआर के थ्रू यूज कर रही है और वो अपने एम्प्लॉय डाटा को शेयर कर रही है अपने ऑफिस के दरमियान जो कि यूरोप और एशिया में है। की फीचर्स क्या हैं इसके? कॉर्पोरेट वाइड फ्रेमवर्क है, इंटरनली लीगली बाइंडिंग रूल्स अक्रॉस ऑल कंपनीज और ऑल कंपनी एंटिटीज। ठीक है, कंपनी की जितनी एंटिटीज है उसमें एक लीगल बाइंडिंग है। अप्रूवल प्रोसेस क्या है? मस्ट बी अप्रूव्ड बाय अ सुपरवाइजरी अथॉरिटी। जो आपकी बीसीआरस हैं
ये अप्रूव्ड होने चाहिए, जो आपकी जो मेंबर कंट्री है या जो आपका जो भी कंट्री है यूरोप, उसकी जो सुपरवाइजरी अथॉरिटी है जो इंडिपेंडेंट है, उससे ये अप्रूव होनी चाहिए। सॉरी। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या है? ये इनेबल करती है लॉफुल ग्लोबल डाटा ट्रांसफर्स को, इंश्योर करती है डाटा प्रोटेक्शन को अक्रॉस ऑपरेशंस। एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल नंबर 1 में कह रहे हैं कि एन ईयू बेस्ड मल्टीनेशनल ट्रांसफर एम्प्लॉयर डाटा टू ऑफिसेस इन ब्राजील एंड जापान यूजिंग बीसीआर दैट मीट जीडीपीआर। एक यूरोप बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है, वो ट्रांसफर कर रही है एम्प्लॉय डाटा को अपने ऑफिस में जो कि ब्राजील में है, जापान में है, यूजिंग बीसीआरस। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है कि IBM implemented BCRs to transfer personal data between its global entities. These include safeguards, audit, and accountability measures, all approved by EU regulators. IBM है वो implement करती है BCRs को ताकि वो अपने पर्सनल डाटा को भेज सके अपनी तमाम ग्लोबल एंटिटीज के दरमियान, और these include safeguards, audit, accountability measures, all approved by EU regulators. 48 में आर्टिकल नंबर 48 में वो बात कर रहे हैं ट्रांसफर्स ऑन डिस्क्लोजर नॉट ऑथराइज्ड बाय यूनियन लॉ, यानी कि डाटा शेयरिंग आउटसाइड द यूरोप। अच्छा, नो ऑथराइज शेयरिंग का क्या मतलब है कि कोई भी पर्सनल डाटा नॉट बी शेयर्ड विद कंट्रीज आउटसाइड द ईयू और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन unless it is allowed by the यूरोप लॉ और द जीडीपीआर। आप किसी किस्म का पर्सनल डाटा शेयर नहीं कर सकते उन कंट्रीज आउटसाइड द यूरोप या कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जब तक यूरोप लॉ उसे अलाउ नहीं करता। Legal permission data can only be transferred if Europe law specifically permits it, such as for public interest, legal investigation, or national security reasons. Example से समझते हैं कि if EU laws requires a company to share data with the foreign government for national security, the company can do so even without an agreement like an advocacy decision. अगर यूरोप का लॉ ये रिक्वायर कर रहे है कि वो डाटा शेयर करे किसी फॉरेन गवर्नमेंट से किसी नेशनल सिक्योरिटी के लिए, तो कंपनी ने वो काम करना है विदाउट एनी एडुकेसी डिसीजन के। अगर वो यूरोप कमीशन के बेशक जो हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक एडुकेसी की लिस्ट होती है कि किन किन कंट्रीज में भेज सकते हैं हम अपना डाटा और किन किन कंट्रीज में अपने पर्सनल डाटा को नहीं भी भेज सकते, लेकिन अगर लॉ कह देगा किसी नेशनल सिक्योरिटी के लिए तो आपको वो डाटा शेयर करना पड़ेगा। अच्छा, समरी देखते हैं कि डाटा ट्रांसफर आउटसाइड द ईयू आर ओनली अलाउड इफ दे फॉलो स्ट्रिक्ट यूरोपियन रूल्स। डाटा तभी आप यूरोप से बाहर भेज सकते हैं कि जब तक आप स्ट्रिक्ट यूरोप के जो रूल्स हैं जीडीपीआर को उसे फॉलो कर रहे हो। अच्छा, डेरोगेशंस फॉर स्पेसिफिक सिचुएशंस, आर्टिकल नंबर 49 क्या है इसे हम देखते हैं। अच्छा, डेरोगेशंस का मतलब होता है एक तरह से ये एक्सेप्शंस होती हैं कि आप फॉर डाटा ट्रांसफर आउटसाइड द यूरोप। In certain cases, personal data can be transferred to third countries even there are no safeguards or advocacy decision in place. कुछ केसेस में कुछ एक्सेप्शन पर आप पर्सनल डाटा को ट्रांसफर कर सकते हो थर्ड कंट्रीज को अगर उसके पास कोई सेफगार्ड्स यानी कि कोई ऐसे एक्स्ट्रा सेफगार्ड्स नहीं है उसके पास टू ट्रांसफर डाटा और कोई एडुकेसी डिसीजन नहीं है, तो दे देते हैं किन किन मौकों पे आप भेज सकते हैं जब एक्सप्लिसिट कंसेंट दिया जाए। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल नेसेसिटी हो, लीगल क्लेम्स हो, पब्लिक इंटरेस्ट हो, वाइटल इंटरेस्ट हो, डाटा फ्रॉम ए पब्लिक रजिस्टर, कंपेलिंग लेजिटिमेट इंटरेस्ट हो, इन चीजों को हम देख लेते हैं। एक्सप्लिसिट कंसेंट का मतलब कि अगर कोई पर्सन जो है इजाजत दे रहा है कि उसके डाटा को ट्रांसफर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कि अगर एक कस्टमर है स्पेन में, वो एग्री करता है कि उसका डाटा भेज दिया जाए अमेरिका में, ठीक है, तो आप भेज सकते हैं। अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल नेसेसिटी हो, ठीक है, कोई लीगल क्लेम हो, कोई कोई पब्लिक इंटरेस्ट हो,
ठीक है, पब्लिक के इंटरेस्ट में कोई चीज हो, वाइटल साइंस हो, कोई वाइटल इंटरेस्ट हो, ऐसी चीज, द ट्रांसफर इन इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट समवन लाइफ, यानी कि अगर किसी की जान बचाने की नौबत आ गई या कोई फिजिकल सेफ्टी चाहिए हो तो ऐसे केस में भी आप भेज सकते हैं। डाटा फ्रॉम ए पब्लिक रजिस्टर का मतलब है कि डाटा बीइंग ट्रांसफर्ड इज फ्रॉम अ पब्लिक रजिस्टर दैट इज एक्सेसिबल टू एनीवन। ठीक है, कंपेलिंग लेजिटिमेट इंटरेस्ट का मतलब है कि द ट्रांसफर इज नेसेसरी फॉर द लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद नो अदर ऑप्शंस अवेलेबल। एग्जांपल लेंगे, शेयरिंग डाटा विद द फॉरेन पार्टनर because it's crucial for business and no other option exists। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं कि ये एक्सेप्शन अप्लाई करती है कुछ स्पेसिफिक केसेस पे, ये रूटीन डाटा ट्रांसफर्स में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, the organization must document the reasons for the transfer and ensure data protection as much as possible। organization इन reasons को डॉक्यूमेंट करेगी और ये जो एक्सेप्शंस हैं वो खाली जो है इन 6-7 जो फैक्टर्स बताए हैं, इसके अलावा ये रूटीन में आप इस तरह डाटा को ट्रांसफर नहीं कर सकते आउटसाइड द यूरोप। और अगर इस केस में भी अगर आप कर रहे हैं, कोई एक्सेप्शन है, तो इसे आप डॉक्यूमेंट करेंगे। ठीक है, और ये सुपरवाइजरी अथॉरिटी जो भी कंसर्न सुपरवाइजरी अथॉरिटी है वो इन चीजों को प्रॉपर रिव्यू करती है, एनालाइज करती है, ऐसे ऑडिट करती है। आर्टिकल नंबर 50 है इंटरनेशनल कॉपरेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डाटा। अच्छा, यूरोप एंड डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी मस्ट वर्क विद अदर कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोटेक्ट पर्सनल डाटा एंड एनफोर्स लॉ। कि यूरोप और जो डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटीज हैं, जो कि मैंने बताया कि हर यूरोप की कंट्री की अपनी एक इंडिपेंडेंट डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, ये आपस में मिलकर काम करते हैं अदर कंट्रीज के साथ भी टू प्रोटेक्ट पर्सनल डाटा। अच्छा, ये कॉर्पोरेट इंटरनेशनली करते हैं, म्यूचुअल हेल्प के साथ काम करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं स्टेक होल्डर्स में, जैसे बिजनेसेस हैं, गवर्नमेंट्स हैं, शेयर नॉलेज करते हैं, अपना नॉलेज को शेयर करते हैं, और इसका गोल ये है कि हम एक ग्लोबल डाटा प्रोटेक्शन को स्ट्रॉन्गर देख सकें और इसे मोर इफेक्टिव बना सकें। एग्जांपल देखते हैं, प्राइवेसी शील्ड फ्रेमवर्क था यूरोप और अमेरिका के दरमियान, और ये the EU and US cooperated to create a system for safely transferring personal data from Europe to US, ensuring data protection standards were met। ठीक है, ये भी जो लॉ था जो यूरोप से अमेरिका के दरमियान डाटा को ट्रांसफर करने के लिए एक फ्रेमवर्क बना, जिसे प्राइवेसी शील्ड फ्रेमवर्क कहते हैं, ये इन्हीं कॉर्पोरेशंस के थ्रू बनता है। अच्छा, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉसेस भी ये हैं कि द EU यूजेस SCC to allow safe data transfer to country like the US, ensuring data protection rules are followed even if the destination country doesn't have the same laws। अगर मैं यूरोप से अमेरिका कुछ डाटा को, पर्सनल डाटा को ट्रांसफर कर रहा हूं, अब यूरोप में GDPR है और अमेरिका में अगर GDPR नहीं हो रहा फॉलो, लेकिन स्टैंडर्ड कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉसेस के थ्रू आप अपने उस डाटा को सकते हैं, लेकिन उसमें आपने ये मेक श्योर करना है कि जिस कंट्री में भेज रहे हैं उसमें जो चीजें हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो GDPR में है, क्या वो तो उन्हें वायलेट नहीं कर रही, वो एग्जिस्ट करती हैं। सुपरवाइजरी अथॉरिटी किसे कहते हैं? आर्टिकल 51, each country must have one independent public authority responsible for making sure that the GDPR rules are followed। हर यूरोप की कंट्री की एक इंडिपेंडेंट पब्लिक अथॉरिटी है जिसे हम सुपरवाइजरी अथॉरिटी कहते हैं। कैसे काम करती है? इफ अ कंट्री हैज मोर देन वन अथॉरिटी लाइक जर्मनी, they choose one to represent the country or the on the European Data Protection Board। अच्छा, हर कंट्री में बेसिकली एक सुपरवाइजरी अथॉरिटी होती है, लेकिन जर्मनी में, लाइक जर्मनी वेयर ईच स्टेट, उसकी हर स्टेट की अपनी जो है वो एक सुपरवाइजरी अथॉरिटी है, और वो चूज करते हैं अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को
on the European protection on the they choose one to represent the country on the European Data Protection Board. The EDPP ensures that the GDPR rules are applied consistently across the Europe. ये जो बोर्ड करता है कि जो GDPR रूल्स हैं ये अप्लाई हो रहे हैं अक्रॉस होल यूरोप. ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं कि जर्मनी हैज मल्टीपल डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटीज एट द स्टेट लेवल. स्टेट लेवल पे जर्मनी के पास मुख्तलिफ डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी है. इफ जर्मनी नीड्स टू पार्टिसिपेट इन यूरोप वाइड डिस्कशन अबाउट GDPR, अगर जर्मनी को जरूरत पड़ती है कि अगर वो यूरोप वाइड डिस्कशंस अबाउट GDPR, दे विल चूज वन अथॉरिटी टू रिप्रेजेंट देम. तो वो अपनी किसी एक अथॉरिटी को चूज करता है कि वो इन डिस्कशंस पर जाकर जो है अपना व्यू दे सके. फॉर एग्जांपल, इफ इट्स Bavaria's data protection authority is chosen, it would speak for all German authorities at the EDP. अगर कोई एक स्टेट की बॉडी को भी सेलेक्ट किया जाएगा तो ऑन बिहाफ ऑफ होल जर्मनी जो स्टेट लेवल पे उनकी जो डीपी जो सुपरवाइजरी अथॉरिटीज है उनके बिहाफ वो प्रेजेंट किया जाएगा. अच्छा, independent supervisory authority must work on their own without outside pressure. Supervisory authority independent होती हैं, इन पे किसी किस्म का प्रेशर नहीं होता और इन्होंने ही अपनी जो कंट्री में इंश्योर कराना होता है GDPR के प्रिंसिपल को. इनकी देख लेते हैं कि their main job is to ensure the personal data is protected according to GDPR. एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इन जर्मनी द फेडरल कमिश्नर फॉर डाटा प्रोटेक्शन एंड फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसे BFDI कहते हैं, ये आपकी मेन अथॉरिटी है जो कि GDPR को इंश्योर करवाती है और ये जर्मनी की एक सुपरवाइजरी अथॉरिटी है, फेडरल कमिश्नर फॉर डाटा प्रोटेक्शन एंड फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन. आर्टिकल नंबर 52 में इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं कि सुपरवाइजरी अथॉरिटी की इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं कि इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए. इंडिपेंडेंस जो है मैटर करती है उसके लिए. ठीक है, अगर सुपरवाइजरी अथॉरिटी must make decisions and take actions without any external influence, including from governments or private companies. किसी किस्म का सुपरवाइजरी अथॉरिटी पे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं होगा, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो कोई प्राइवेट कंपनी है. क्यों इंडिपेंडेंस मैटर करती है? ताकि वो मेक श्योर कर सके कि जो प्रोटेक्शन लॉज है उन्हें इन्फोर्स किया जाए जो कि क्रूशल हैं पब्लिक इंटरेस्ट के लिए. क्योंकि GDPR आपकी डेटा प्रोटेक्शन की करता है यूरोप के सिटीजन्स की डिग्निटी एंड फ्रीडम के लिए. तो जब तक उस पर किसी किस्म का एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं होगा तो वो इंडिपेंडेंटली अपने मैटर्स को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकती है. अच्छा, इसके रिसोर्सेज और बजट क्या हैं कि मेंबर स्टेट्स मस्ट प्रोवाइड सुपरवाइजरी अथॉरिटी विद नेसेसरी रिसोर्सेज. हर मेंबर जो कंट्री है वो अपनी सुपरवाइजरी अथॉरिटी को एक नेसेसरी रिसोर्सेज देगी, उसको लोकेशन देगी, उसको स्टाफ देगी, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर देगी और उसको एक एनुअल बजट देगी. अच्छा, बजट को देख लेते हैं क्योंकि जब बजट की बात आती है तो वहां थोड़ा सा इंडिपेंडेंसी थोड़ा सा उसको पड़ता है. तो हम देख लेते हैं कि कैसे से इंडिपेंडेंट रखा जाता है. फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द अथॉरिटी शुड नॉट इम्पैक्ट इट्स इंडिपेंडेंस. The authority must be able to make decision without concern about financial retaliation. जो फाइनेंशियल कंट्रोल है जो अथॉरिटी पे है वो उसकी इंडिपेंडेंस को जो उसके जो उसका इन्फ्लुएंस है या जो उसके मैटर्स हैं उससे जो है इम्पैक्ट नहीं कर सकता. ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफिस in the UK is financially independent even though it is funded by the government. इसमें बता रहा है कि जो सुपरवाइजरी अथॉरिटी है इंग्लैंड में, जैसे कहते हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफिस, ये इंडिपेंडेंट है हालांकि इसे वहां की गवर्नमेंट फंड कर रही है. देखते हैं पॉइंट्स में कैसा क्या है. द बजट इज सेट थ्रू अ सेपरेट पार्लियामेंट्री प्रोसेस एंड इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल इंटरेस्ट.
इसका जो बजट है वो एक सेपरेट पार्लियामेंट्री प्रोसेस से किया जाता है सेट, और इससे किसी किस्म का जो सियासी है उसे सियासी जो इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, उससे इन्फ्लुएंस नहीं किया जाता। The ICO reports its financial activities to Parliament for transparency. ICO जो सुपरवाइजरी अथॉरिटी है वो रिपोर्ट करते हैं अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटी के बारे में पार्लियामेंट को ट्रांसपेरेंसी के साथ। दिस सेटअप, ये जो सेटअप है ये अलाउ करता है आईसीओ को कि वो इन्फोर्स कर सके डाटा प्रोटेक्शन लॉस को फेयरली, और इसीलिए एज सीन व्हेन इट इज इशू 183 मिलियन पाउंड फाइन अगेंस्ट ब्रिटिश एयरवेज विदाउट इंटरफेरेंस। और यही वही सुपरवाइजरी अथॉरिटी है जिसने 183 मिलियन का पाउंड का फाइन दिया था अपनी ही ब्रिटिश एयरवेज गवर्नमेंट को डाटा ब्रीच पर। इसे हम फर्दर इंटरनेट पे भी आप देख सकते हैं। आर्टिकल नंबर 53 में वो जनरल कंडीशंस फॉर द मेंबर्स ऑफ सुपरवाइजरी अथॉरिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि उनकी क्या एक्सपर्टीज होनी चाहिए, उनका अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगा डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी में। Members should be appointed for a fixed term to ensure their decisions are fair and independent. फिक्स टर्म के लिए अपॉइंट किया जाएंगे ये इंश्योर करने के लिए कि उनका डिसीजन जो फेयर और इंडिपेंडेंट है। Members must not have any personal interest that could affect their ability to make unbiased decision. जो members हैं must not have any personal interest, कोई भी उनका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होगा जो कि उनके डिसीजन को अनबायस कर सके। एग्जाम्पल देख सकते हैं कि फ्रांस में जो CNIL है सुपरवाइजरी अथॉरिटी है जिससे इंश्योर करती है इट्स मेंबर हैव द नेसेसरी एक्सपर्टीज इन लॉ, डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी। In short, member of supervisory authorities must be well qualified, appointed fairly, free from conflict of interest to effectively protect data and privacy. ठीक है। आर्टिकल 54 में वो बात कर रहे हैं रूल्स ऑन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुपरवाइजरी अथॉरिटी के क्या की रिक्वायरमेंट है सुपरवाइजरी अथॉरिटी की इन यूरोप। सेटअप देख लेते हैं सुपरवाइजरी अथॉरिटी के कि ईच यूरोप कंट्री मस्ट एस्टैब्लिश सुपरवाइजरी अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू देयर ओन लॉज इंश्योरिंग दे ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। जो भी यूरोप की कंट्री है वो एस्टैब्लिश करेगी अपनी सुपरवाइजरी अथॉरिटी को और इंश्योर करेगी कि वो इंडिपेंडेंट हो। क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स को देखेंगे कि वो एक्सपर्ट हों डाटा प्रोटेक्शन लॉ में। अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या होगा कि क्लियर रूल्स होंगे कि कैसे जो है मेंबर्स को उस सुपरवाइजरी अथॉरिटी को अपॉइंट किया जाएगा। टर्म लेंथ देख लेते हैं कि वो जो मेंबर अपॉइंट किए जाएंगे उनकी फिक्स टर्म है 4 इयर्स होती है विद क्लियर रूल्स ऑन रीअपॉइंटमेंट। क्लियर रूल्स होते हैं कि दोबारा वो रीअपॉइंट कैसे किए जाएंगे, और फिक्स टर्म होती है 4 साल के लिए। Duties and restrictions, supervisory authority members and staff must follow rules regarding their duties, restrictions and benefits. ठीक है। Professional secrecy, both members and staff are required to maintain professional secrecy both during and after their term. ठीक है। Reporting breaches, they have a duty to report any breaches of the regulation. Example से समझते हैं कि Austrian Data Protection Authority has a clear organization structure that ensures independence from other government institutions. ठीक है। तो ये जो की रिक्वायरमेंट है सुपरवाइजरी अथॉरिटी के लिए यूरोप में, तो इसके मेंबर्स और किस तरह सुपरवाइजरी अथॉरिटी बननी चाहिए, उसको मेंबर की क्या फिक्स लेंथ होगी, क्या अपॉइंटमेंट प्रोसेस होगा, ठीक है, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं और इसका पता होना जरूरी है। कॉम्पिटेंस की बात करते हैं आर्टिकल 55 में, रोल ऑफ सुपरवाइजरी अथॉरिटी monitoring data handling within the country. The supervisor authority oversees how data is handled by organization and processor within its country or outside the country. The supervisor authority may also monitor data handling outside its country if the activities are connected to its area.
एग्जाम्पल से समझते हैं कि स्पेनिश डाटा प्रोटेक्शन एजेंसी, जिसे AEPD कहते हैं, मॉनिटर्स हाउ डाटा इज यूज इन स्पेस। कैसे मॉनिटर करती है कि कैसे जो उसका डाटा है वो स्पेन में हो रहा है, इवन बाय फॉरेन कंपनीज इफ दे हैंडल डाटा रिलेटेड स्पेनिश इंडिविजुअल्स। ठीक है। सुपरवाइजरी अथॉरिटी और लीड सुपरवाइजरी अथॉरिटी में क्या फ़र्क होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वन ऑफ द मेन टॉपिक्स है GDPR का। इसे समझना बहुत ज़रूरी है। सुपरवाइजरी अथॉरिटी कहते हैं कि डाटा प्रोटेक्शन एजेंसी इन ईच कंट्री दैट ओवरसीज हाउ डाटा इज हैंडल्ड इन दैट कंट्री। एक डाटा प्रोटेक्शन एजेंसी जो कि अपने मुल्क में, अपने मुल्क में यूरोप की है, जो कि देखती है कि डाटा कैसे उसके मुल्क में जो है हैंडल किया जाता है। जैसे स्पेनिश जो स्पेन में है, उसमें अपना डाटा प्रोटेक्शन एजेंसी है जिसे हम AEPD कहते हैं। अच्छा, लीड सुपरवाइजरी अथॉरिटी क्या है? The main agency that oversees cross-border data processing for companies operating in multiple countries based on where the company headquarter is. ठीक है, इसे एग्जांपल से समझते हैं कि if a company is based in France but operates in Spain and Germany, the French authority CNIL acts as the lead supervisory authority. कि अगर एक कंपनी है जो कि बेस है फ्रांस में और वो ऑपरेट कर रही है स्पेन और जर्मनी में, तो फ्रेंच जो अथॉरिटी है CNIL, वो एज अ लीड सुपरवाइजरी अथॉरिटी काम करेगी। इसके की डिफरेंस को समझते हैं कि जो सुपरवाइजरी अथॉरिटी है वो हैंडल करती है लोकल डाटा इश्यूज को एक कंट्री में, और जो लीड सुपरवाइजरी अथॉरिटी है वो जो क्रॉस बॉर्डर जब डाटा इशू है उसे देखती है। ठीक है, तो ये इसका छोटा सा डिफरेंस है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे।